बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज बात करेंगे लेसन नंबर 5 की MGT 503 की मैनेजर लेवल्स एंड स्किल्स। अच्छा, इसके बारे में पिछले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगेन वही टॉपिक आ गया है तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में लेकर नहीं जाएंगे, जनरल डिस्कशंस करेंगे। जो जो कोई नई चीज़ आई है उस पर बात कर लेंगे, वरना इसको आगे प्रोसीड करेंगे। हमने बात की थी मैनेजर्स के 3 लेवल्स की। एक टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, मिडिल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है। और यहाँ पर उसने चौथी बात कर दी कि नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज, क्योंकि ये मैनेजर्स का लेवल नहीं है इसलिए नॉन मैनेजरियल, ये चौथा आ गया। अब सबसे पहले वो बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर दोज मैनेजर्स हैविंग एट लीस्ट अथॉरिटी एंड आर एट द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की सबसे लोअर हायरार्की पे होते हैं, लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती है और इनके अंदर कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। और ज्यादातर जो सुपरवाइजर्स होते हैं किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी ऑफिस में, किसी भी एडमिन ब्रांच में, या किसी भी फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं। इवन आपने कुछ 2-4 ऑफिस पर रखे हुए हैं, कोई 2-4 गार्ड्स रखे हुए हैं, तो उन्हीं में कोई एक बंदा ऐसा भी रखा हुआ है जो उन सबको मॉनिटर कर रहा है, तो वो बंदा सुपरवाइजर है और वो फर्स्ट लाइन मैनेजर है। ठीक है। द जॉब ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर आर लाइकली टू चेंज टुवर्ड्स द ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन डीलिंग विद इंटरनल ह्यूमन रिलेशंस। इसकी जॉब का ताल्लुक सिर्फ इंटरनल ह्यूमन रिलेशन, जो इसके लोअर स्टाफ है उनके साथ इसकी डीलिंग्स होती हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन से हैं? टिपिकल टाइटल इंक्लूड मैनेजर। जो रूटीन मैनेजर्स हैं इनके साथ कोई जनरल मैनेजर का टाइटल नहीं होता, कोई चीफ का, कोई डिपार्टमेंट हेड का, या कोई डिवीजनल हेड, इस तरह के टाइटल हो भी सकते हैं और नहीं भी होते, लेकिन डिपेंड करता है। अब एक सेल्स डिपार्टमेंट है और उसका सेल्स मैनेजर है, और चूंकि उस सेल्स डिपार्टमेंट में 4-5 लोग हैं और सेल्स मैनेजर मौजूद है, तो वही वो पूरे डिपार्टमेंट का हेड भी है, तो वो मिडिल लाइन में लेवल मैनेजर में आएगा। अब यहां पे लिखा हुआ द टाइटल इंक्लूड्स मैनेजर, डायरेक्टर, चीफ, डिपार्टमेंट हेड एंड डिवीजन हेड। ये सारे मिडिल मैनेजर्स हैं। दे प्लान एलोकेट रिसोर्सेज टू मीट ऑब्जेक्टिव्स एंड कोऑर्डिनेट टू लिंक ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे मॉनिटर एंड मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ सब यूनिट्स। ये मॉनिटर करेंगे, मैनेज करेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, सब यूनिट्स की वर्किंग को। इंप्लीमेंट चेंजेस और स्ट्रेटजीज जनरेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। या टॉप मैनेजर्स ने जो भी चेंज किया है, जो स्ट्रेटजीज बनाई है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। टॉप लेवल मैनेजर्स में सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, ये सारे टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं। द ओवरसी ओवरऑल प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद मिडल मैनेजर्स इन इंप्लीमेंटिंग एंड प्लानिंग। तो ये टॉप मैनेजर्स वो लोग हैं जो कि प्लान्स बनाते हैं, उनको इंप्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वो मैनेजर हायरार्की की, मैनेजमेंट की फंक्शंस की बात कर रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, जो कि प्रीवियस बात करके आए, तो हम डिटेल बात नहीं करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स की भी बात की है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इस पर भी अब डिटेल बात नहीं करेंगे। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे बात हो चुकी है, लेकिन दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर दूं। एफिशिएंसी इज द एबिलिटी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आप कितना अच्छा अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी है। और इफेक्टिवनेस क्या है कि आप गोल को कितना अच्छा अचीव करते हैं। एफिशिएंसी है कि आप रिसोर्सेज को कितना यूज कर रहे हैं, और इफेक्टिवनेस है कि गोल्स को कितना अच्छा अचीव कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मैनेजिंग इन 21st सेंचुरी। ये कुछ भी नहीं है जी। ये हमारा लेसन खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 6 है जी, मैनेजमेंट आइडियाज यस्टरडे एंड टुडे। ये यस्टरडे एंड टुडे से मुराद ये है कि कल आइडियाज क्या थे और आज आइडियाज क्या हैं। अब देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टेक्निकल होती जा रही हैं, एडवांस होती जा रही हैं। ठीक है, नए से नए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रही हैं। इवन आप ये देख लें कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, किसी दौर में इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि ये कोई डिपार्टमेंट या कोई शोबा था ही नहीं। आज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि जितना जिस हद तक कंपेटिटिव दौर चल रहा है, सीआरएम बहुत ज्यादा जरूरी हो गया।
आप अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से जितना इन टच रहते हैं, जितना रैपिड उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, जितना आफ्टर से सर्विसेज उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, आप उतना ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सीआरएम की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। अब उसके अंदर आप अपने कस्टमर्स का डाटा रखते हैं, किस कस्टमर से क्या डीलिंग हुई, को कस्टमर आपके पास आउट से सर्विसेज आ रहा है तो उसके साथ क्या बात करनी है, क्या मामलात हैं। आप यही देख लें कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर या अपने बैंक अकाउंट की हेल्पलाइन पे जब कॉल करते हैं तो वो अक्सर आपको कह रहे होते हैं कि जी जरा वेट करें, आपका डाटा लोड हो रहा है। तो उनके पास आपकी प्रीवियस कोई कंप्लेंट रिकॉर्डेड है या जो भी एक्टिविटी है, इवन आपने कॉल सेंटर पे कॉल की है तो आप उनके पास ये भी एक्सेस आ गई है कि आपने कौन सा पैकेज करंटली यूज कर रहे हैं और प्रीवियसली कौन सा यूज किया था, रिसेंटली आपने कौन सा लोड किया है। यानी कि आपकी हर तरह की इंफॉर्मेशन क्लाइंट की, जो रिस्पेक्टिव पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके सामने आ जाती है। तो ऑल दीज आर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लेकिन ये आज की बात है। प्रीवियसली अगर हम पुरानी बात करें तो ये चीज नहीं थी। अब यहाँ पे नीचे आते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। मैंने चूंकि जनरल डिस्कशन की, अब जो वो बुक में कह रहा है उसकी बात करते हैं। मैनेजमेंट कनेक्शंस टू अदर फील्ड ऑफ स्टडी। मैनेजमेंट का दूसरी फील्ड ऑफ स्टडी के साथ क्या कनेक्शन है, वो ये बात करने लगा है। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज विच हेल्प टू लर्न अबाउट ह्यूमन, देयर एक्टिविटीज एंड डिफरेंसेस इन फंडामेंटल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर बिटवीन पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। अब देखिए, एक मैनेजर के लिए एंथ्रोपोलॉजी के बारे में इल्म होना जरूरी है, इकोनॉमिक्स का इल्म होना जरूरी है, फिलोसफी का इल्म होना जरूरी है। एग्जामिन द नेचर ऑफ थिंग्स पर्टिकुलरली वैल्यूज एथिक्स। यानी कि ये नहीं कि ये सब कुछ उसने पढ़ा हो, लेकिन उसका इसका इल्म उसके पास हो, वो इन चीजों को जानता हो, ताकि वो अपने क्लाइंट से बेहतर डील कर सके, वो अपने कस्टमर से बेहतर डील कर सके, वो अपने सबॉर्डिनेट से बेहतर डील कर सके। अब चूंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, रिमोट वर्क का दौर है, ठीक है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इन चीज़ों की नो हो मैनेजर को होना बड़ा ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी होगी, सोशियोलॉजी होगी, क्योंकि हर जगह पे मैनेजर के लिए कुछ ना कुछ रोल मौजूद हो जाता है। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट। ये यहाँ पे एक नाम आएगा, द वेल्थ ऑफ नेचर्स आर्ग्यूज, जी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ऑथरिकल ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट समझिए आपका एक एमसीक्यूज है, ठीक है, जो कि आया हुआ है प्रीवियसली, मैंने पढ़ा था, मैं इसलिए ढूंढने लग गया कि ये कहाँ पे है। तो एडम स्मिथ जो है, इसने वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी थी, जिसके अंदर इसने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी। वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर इसने बिजनेस किसी भी, इसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जिक्र किया था, ठीक है, जिसमें लैंड, लेबर और ऑर्गेनाइजेशन और यानी कि इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, यानी कि ये चार चीजें मिलकर, इन चारों को कंबाइन कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी। ये हमारी किसी भी प्रोडक्शन के चार फैक्टर्स हैं, चारों मिलेंगे तो प्रोडक्शन हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। फिर इकोनॉमिक एडवांटेज, दैट डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर को अपने किस तरह डिवाइड करना है। अब वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर उसने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा था कि अगर एक जगह पे दो लोग काम कर रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि ये दो लोग काम को परफॉर्म कर लेंगे, तो आप कहते हैं कि मैं तीसरा बंदा ले आता हूं तो मेरा काम और जल्दी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो दो लोग वहां पे एनफ थे तो तीसरा बंदा उन दोनों को भी डिस्टर्ब करेगा और काम और स्लो हो जाएगा। ठीक है। दिस कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, के कहाँ कितने बंदों की जरूरत है, इस चीज का ख्याल रखना। उसके बाद डी पॉइंट में उसने बात की है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, और इवन मैनेजमेंट को भी। और एक और बात, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मैनेजमेंट को भी डेवलप किया। वरना मैनेजमेंट पहले इतना कोई नहीं था, छोटे छोटे बिजनेसेस होते थे, और कुछ स्पेशलाइज एक्सपीरियंस पर्सन भी रखने की जरूरत नहीं होती थी। जी। आगे आ गया हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थीरीज। इसमें हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। एक प्री क्लास थ्योरी थी यहाँ पे, नहीं डिस्कस की, चले छोड़े फिर।
ओके जी, हमारे पास है प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स। दीज कंट्रीब्यूटर्स प्रेजेंटेड देयर आइडियाज बिफोर लेट एटीज। रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स बेबेग और हेनरी टाउन। इन तीनों की डेट्स आपने जेहन में रखनी है। वाज द ब्रिटिश फैक्ट्री ओनर हु एडवोकेटेड कंसर्न फॉर द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, मैनी ऑफ देम यंग चिल्ड्रन। मैनी ऑफ हिज कंटेम्परेरीज थॉट ही वाज अ रेडिकल फॉर सच आइडियाज। जी, रॉबर्ट ओवन एक फैक्ट्री ओनर था। इसने कह लें कि फर्स्ट टाइम अपने वर्कर्स के बारे में सोचा कि उसने कहा जी इनकी लिविंग कंडीशन बेहतर होनी चाहिए और जितनी बेहतर होगी उतना ये हमारे लिए बेहतर काम करेंगे। चार्ल्स बाबेक ये कहता है कि इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। He foresaw the need of work specialization involving mental work. His management ideas also anticipated the concept of profit sharing to improve productivity. ले जी, ये कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार उसने दिया। उसने कहा जी अपने एम्प्लॉय को प्रॉफिट शेयरिंग में शामिल कर लो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब उसे अ, होगा कि मैं जितना मेहनत करूंगा उतना मुझे मुआवजा बेहतर मिलेगा, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये इसकी लेटेस्ट फॉर्म अब है कमीशन। कि जो भी स्टाफ होता है, सी खासकर सेल्स और मार्केटिंग स्टाफ, उनको कमीशंस दी जाती हैं। अब जब ब्रांड्स पे चले जाए, वहां पे जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, आप शूज, खासकर शूज में आपको ये चीज नजर आएगी कि आप जब शूज बाय करते हैं तो वहां पे आपको वो पर्ची एक बना के दे देता है और शूज आपके काउंटर पे पहुंचा देगा वो खुद ही। अब उस पर्ची में उसने आपके शूज का नंबर लिखना है, आर्टिकल नंबर, और साथ में अपना कोड लिखना है, एम्प्लॉय कोड, जो कि वहां पे एंटर होगा। और बाद में जब बोनस या कमीशन मंथ एंड पे मिलती है तो उसको उसकी वर्किंग के मुताबिक कमीशन मिलती है। अब ये कमीशन इस चीज को मोटिवेट करती है कि उसको फिक्स सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन कमीशन उसको ये मोटिवेट करती है कि मैंने एम्प्लॉय के साथ अपने कस्टमर के साथ बड़े अच्छे से बात करनी है, कस्टमर को हर लिहाज से ग्रैब करना है और चीज दे के भेजना है ताकि मेरी कमीशन जनरेट हो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी की सेल्स बढ़ती है। हेनरी टोन ये बात कहता है, कॉल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दैट कुड बी अप्लाइड अक्रॉस मैनेजमेंट। ये हेनरी टोन है, हेनरी फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए और ये बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेड है आज के दौर में भी। जी, मेरा ख्याल है 2 लेसन काफी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये कितना का, हाँ ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन किया तो जा ही सकता है। क्यों, क्या ख्याल है, ताहा कर लें? जैसा आपको बेटर लगे सर। चलिए कर लेते हैं। क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक एंड ब्यूरोक्रेटिक। लेसन नंबर 7। क्लासिकल व्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब क्लासिकल व्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। हम तीनों को इंडिविजुअली सीखेंगे कि ये तीनों क्या हैं। ये तीनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और तीनों एमसीक्यूज भी हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। हमें कोई बेस्ट वे ढूंढना है अपनी जॉब को करने के लिए। हमें, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें जॉब पूरी करनी है, ठीक है। हमें रास्ता ढूंढना है, तो साइंटिफिक यही चीज होती है, साइंस, कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। जो चीज फाइंड कर रहे हैं उसको फाइंड करना है, जैसे फाइंड की जाए। फ्रेडरिक टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर्स वर्क एट द बेथलेम स्टील कंपनीज मोटिवेटेड हिज इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। ये बंदा भी एक वर्कर था कंपनी के अंदर, उसने इस चीज पे काम किया कि हमें एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करनी है अपने वर्कर्स की। Taylor sought to create mental revolution among both workers and managers by defining clear guidelines for improving production efficiency. टेलर का बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट के अंदर और इवन मार्केटिंग के अंदर भी इसका नाम है, टेलर का। His pig iron experiment is probably the most widely cited example of scientific management. Using his principles of scientific management, Taylor was able to define the one best way for doing each job. उसने कहा, उसने किसी भी जॉब को बेहतर तरीके से करने के लिए एक कम से कम एक बेस्ट वे जरूर बताया। और या साथ ये भी कहा इसने कि एम्प्लॉय कोई ना कोई बेहतर तरीका ढूंढे किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी जॉब को करने के लिए। और एम्प्लॉय को खुद ढूंढना चाहिए ताकि वो उस काम को जल्दी कर सके। ओवरऑल टेलर अचीव कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 200%।
और ओवरऑल टेलर ने जब ये प्रिंसिपल्स, ये रूल्स इंप्लीमेंट किए और उसने अपनी कंसिस्ट प्रोडक्टिविटी को 200% इंक्रीज कर लिया। जी। नेक्स्ट है जी, फ्रेडरिक विजलो टेलर वाज द फर्स्ट नेशनली नोन एज मैनेजमेंट थिंकर। हिज टेलरिज्म और साइंटिफिक मैनेजर वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस ऑपरेशन। ये तो बात जनरल हो गई है। नेक्स्ट चलेंगे, टेलर्स फोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्टडी ईच पार्ट ऑफ टास्क साइंटिफिकली, केयरफुली सेलेक्ट वर्कर्स, cooperate fully with workers, divide work and responsibility so management is responsible। चार चीजें सिंपली और हम रूटीन में यूज करते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल कब उसने दी और अब अभी तक इनको हम यूज कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें काम करना क्या है, फिर उसके लिए ट्रेन वर्कर्स को चूज करना, फिर कोऑपरेट फुली वर्कर्स के साथ प्रॉपर कोऑपरेट करना, और एट द एंड ये भी देखना कि किसको कितना काम देना है और किससे कितना काम लेना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी, फ्रैंक एंड लिलियन गैलबर्थ। इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ की बना है। They did studied aim to eliminating unnecessary motions and way of reducing task fatigue। आपने अक्सर देखा होगा, कभी अपने जो मिस्त्री काम कर रहा होता है वो कितनी 2 3 दफा 4 दफा ईंट को अपने हाथ में घुमाता रहता है। जी सर। ठीक है। बिल्कुल। अब ये जी। देखिए, दिस इज द टाइम कंजम्पशन एक्स्ट्रा। इसका हल क्या टाइम है? वेस्ट कर। हम उसको मना करेंगे ईंट नहीं घुमानी? वो तो मतलब वो होगा। नहीं, आप उसको जब मना करेंगे वो यकीनन मना होगा, लेकिन वो आपको उसका आर्गुमेंट देगा कि जनाब मैं ये घुमा इसलिए रहा हूं कि मैंने वो साइड हाथ में सामने लानी होती है, जो साइड मैंने इसकी अपने सामने ऊपर रखनी है, रखते। जो प्लेन साइड है। अगर हम्म। थोड़ी सी डिस्टर्ब है तो उसको मैंने अंदर की तरफ करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, और ये लॉजिकल है, ऐसे होता जी। है। लेकिन अगर आप अव्वल क्वालिटी की और बेस्ट क्वालिटी की ईंट परचेज करके लाएंगे और जब फिर भी वो इस तरह की एक्टिविटी करे तो फिर आप उसे मना कर सकते हैं कि जनाब आप जिस तरह भी ईंट पकड़े, ईंट हर तरह से एक जैसी है, हर कोने से एक जी जैसी जी। है। ठीक है। बिल्कुल। तो इससे जी जी क्या बिल्कुल। होगा कि जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो देखें, रिड्यूसिंग टास्क फटीग, जो एक्स्ट्रा वर्क है, जो एक्स्ट्रा लोड है, आप उसको कम कर सकते हैं। टुगेदर दे प्रोवाइड द फर्स्ट वोकेबलरी। इसे चले खैर, लिलियंस डॉक्टोरल dissertation was published, the book The Psychology of Management, one of the first books published on the findings of psychology in the workplace। ले जी, पहली दफा साइकोलॉजी को फाइंड आउट करने वाला लिलियन था कि वर्क प्लेस पर साइकोलॉजी भी होती है। और ये यकीनन ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी इसकी प्रोग्रेस थी, क्योंकि वर्क प्लेस पर वाकई साइकोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मुख्तलिफ नेचर के लोग हैं और फिर हर बंदे को उसके मुताबिक ट्रीट करना जरूरी होता है। Frank proved the value of motion studies in his own construction company, whose productivity was nearly 3 times better than his competitor who used the older work method। ये तो उसे क्लियर कर दिया कि जो जो बेहतरी चीजें आ रही थी, तो उसकी वर्क एफिशिएंसी में फ्रैंक ने ये साबित किया कि जो प्रोडक्टिविटी है, अगर आप चीजें बेहतर करेंगे तो प्रोडक्टिविटी 3 टाइम्स इंप्रूव हो सकती है। आगे आ गया हेनरी एल गांट। One of the Taylor's closest associate is best known of his Gantt chart, a graphic aid to planning, scheduling and controlling। ठीक है जी। अब ये गैंट चार्ट क्या होता है मैं आपको एंड में बताता हूँ, पहले हम हेनरी फ्यूल को पढ़ लें। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट हेनरी फ्यूल wrote during same time provide a Frederick Taylor। Fuel was the managing director of large French coal mining firm। हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच कोल माइनिंग फार्म का मैनेजिंग डायरेक्टर था, और इसने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए, उन्हीं के नाम से ये मशहूर है। हेनरी 14 प्रिंसिपल्स इसको कहा जाता है, इनके प्रिंसिपल्स को हेनरी 14 प्रिंसिपल्स। शायद आगे आए तो फिर हम इस पे बात करेंगे, वरना हमें फर्दर इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज पढ़ लेते हैं। मैक्स वेबर वाज द जर्मन साइकोलॉजिस्ट हु रोट इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। जी, इसने 20th सेंचुरी में ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखा, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो होती हैं। ही डेवलप अ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी बेस्ड ऑन अथॉरिटी रिलेशंस।
इसने अथॉरिटी को डेवलप किया, इसने चेन ऑफ कमांड बनाई, इसने कहा कौन सा बंदा किसको जवाब दिया और किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी। इस चीज को मैक्स वेबर ने पहली दफा एक्सप्लेन किया था। हम अब इन चीजों को रूटीन में यूज करते हैं तो हमें ये फील नहीं होता कि यार ये कोई नई चीज है, लेकिन जब ये डेवलप हुई थी तब ये नई थी, तब इस तरह का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेबर्स आइडिया ब्यूरोक्रेसी। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अच्छा, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की बात करते हैं। कहा यह जाता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो काम बेहतर होगा। इवन आपको अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो आप उसके साथ चाय पी रहे होंगे तो वो चाय भी आपके काम को डाइवर्ट करेगी और गलती के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। लेकिन स्पेशलाइजेशन लेबर में क्या होगा कि आप अपने काम के इस हद तक एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि वो काम आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और बगैर कंसंट्रेशन के भी कर सकते हैं। और इसकी बेस्ट वन एग्जांपल नमाज है। दिन में 5 वक्त हम हम्म, पढ़ते हैं। क्या आप साबित कर सकते हैं ताहा कि आपने कोई एक नमाज तकबीर ओला से लेकर सलाम फेरने से पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी हो आज तक? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। कहीं ना कहीं हम भटक हम्म, जाते हैं। दिस का बिल्कुल स्पेशलाइजेशन ऑफ नेवर, बेस्ट एग्जांपल कि हम उसमें स्पेशलाइज हो गए, हमसे गलती नहीं होती, हम दो ही सही करते हैं, कभी तीन नहीं किए, कभी एक नहीं किया। बिल्कुल इवन दिमाग कहीं और होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये वेबर का बहुत बड़ा काम था इस फील्ड के अंदर। इम्पर्सनैलिटी इन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड सेक्शंस, फॉर्मलाइजेशन ऑफ लाइन अथॉरिटी इनटू हायरार्किकल। अच्छा चले, खैर बाकी कोई इतनी जरूरी चीजें नहीं है। ओके जी, ये हमारे लेसन आज 3 हमने पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। तो क्वेश्चन है तो हाँ तो पूछ सकते हैं आप। नहीं सर, ओके सर।